नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आप सभी का आज फिर से एक बार राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आगामी एग्ज़ाम है उसके हिस्ट्री एंड कल्चर और आर्ट का जो सेक्शन है उसकी सीरीज़ चला रहे थे। तो उसी के अगले पार्ट में आज जो सेकेंड पार्ट है हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए, इसमें जो सेकेंड नंबर का पोर्शन है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है मेजर डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान एंड इट्स रूलर्स थ्रू द एजेस एंड देयर कल्चरल एक्टिविटीज़। कहाँ से लेके कहाँ तक? 1000 से लेके 1800 एडी तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है राजस्थान के प्रमुख जो भी राजवंश है 1000 से लेके और 1800 एडी तक, उनके हमें सांस्कृतिक विशेषताएं और उन्होंने जो भी अलग अलग गतिविधियां करी, युद्ध लड़े, उनकी क्या क्या कल्चरल एक्टिविटीज़ रही, वो सब हमें इसके अंदर देखनी है। तो इसका जो प्रारंभ होता है वो राजस्थान के मेन राजाओं से होगा। जो अपन राजस्थान के मेन राजा सिर्फ वही देखेंगे, इसके अंदर ज़्यादा अपन डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके अंदर इतना ही दिया गया है। जब अपन राजस्थान के राजाओं को देखते हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ राजस्थान के राजाओं को देखा जाए। यहाँ की जो वीरांगनाएं हैं उनके बिना राजस्थान का इतिहास या फिर राजस्थान के राजा हैं वो हमेशा अधूरे ही प्रतीत होंगे। कैसे 1600 दासियों ने और रानी पद्मावती ने दोनों ने मिलकर एक जोहर किया अपने आन और बान को बचाने के लिए, वो हमें राजस्थान की इसी गाथा के अंदर देखने को मिलता है। कैसे हाड़ी रानी ने अपने राजा के युद्ध में जाते समय अपना सर काट कर दे दिया था, और कैसे राजस्थान की एक रियासत के अंदर एक रानी ने जब उसका सोहर, जब उसके राजा युद्ध के अंदर से वापस लौट आए तो उन्होंने महल के दरवाजे तक बंद कर दिया, उन्हें अंदर तक नहीं घुसने दिया। वो सारी गाथाएं हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो वो हमें राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। अगर भारत के किसी भी हिस्से के अंदर मैं वर्णन करना चाहूँ जोहर का, तो राजस्थान का नाम ही उज्जवल हमें दिखाई पड़ता है। एक सिरा वो भी था जब रानी पद्मावती ने अपनी आन को बचाने के लिए और इस राजस्थान के उन योद्धाओं ने एक औरत की आन और बान को बचाने के लिए अपने सर तक कलम करवा दिए और हजारों लोगों ने बलिदान दिया। और वहीं एक ऐसी विडंबना भारत के सामने ये भी है कि आज ऐसा दौर आ गया है कि वही चेहरा हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ये कहते हुए दिख जाता है कि मैं नहीं तो कौन बे। चलिए छोड़िए, ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी। आक्रमणकारी उस समय भी थे, आक्रमणकारी आज भी हैं, लेकिन बात सिर्फ आपके देखने के नज़रिए की है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस अगले सेगमेंट को। इसके अंदर राजस्थान के जो भी महत्वपूर्ण राजा है उसके अंदर मेन जो वंश हैं, जैसे कछवा वंश हुआ, गोहिल वंश हुआ, राठौड़ वंश हुआ, चौहान वंश हुआ, ये अलग अलग वंशज है। लेकिन इसमें अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे राजस्थान के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रतापी वंश जो माना जाता है या जिसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है, वो है गोहिल वंश। तो अपन देखते हैं मेवाड़ का इतिहास। गुहिलों का प्रमुखतः शासन कहाँ कहाँ रहा है? तो गुहिलों का प्रमुखतः शासन रहा है अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर, इस एरिया के अंदर। लेकिन उसमें गुहिलों की अलग अलग शाखाएं मानी जाती है और ये मेवाड़ वाले एरिया के अंदर ही ज्यादातर इनका राजवंश या इनका शासन रहा था। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्षेत्र से। तो मेवाड़ आखिरकार कहाँ किस क्षेत्र को जाता है? तो मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले सम्मिलित होते हैं? तो हिस्टोरिकल फैक्ट के अनुसार देखें तो मेवाड़ के अंदर चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद जैसे जिले सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये सारे क्षेत्र किसके अंदर सम्मिलित है? तो ये सारे क्षेत्र मेवाड़ के अंदर सम्मिलित है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेवाड़ का जो प्राचीन नाम था, मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? मेदपाट, प्रागवाट, सीवी जनपद, ये मेवाड़ के प्राचीन नाम थे। आपको ये याद रखने, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है तो ये इंपोर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। अगला हम देखते हैं कि मेवाड़ के अंदर जो सबसे प्रतापी वंश था वो कौन सा था? गुहिल वंश। और गुहिल वंश की स्थापना किसने करी थी? तो गुहिल वंश का एक सबसे पहला जो शासक माना जाता है वो माना जाता है गुहिलादित्य, या इसको गुहिल भी कहते हैं, और इसी के नाम के आधार पर इस वंश का नाम पड़ा है गुहिल वंश। आगे हम देखते हैं इनके संस्थापक। तो गुहिल वंश इनके संस्थापक थे। और गुहिल वंश की कितनी शाखाएं थी? तो गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं। और ये 24 शाखाओं की जानकारी हमें किससे मिलती है? ये 24 शाखाओं की जानकारी की गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी, ये जानकारी हमें मिलती है मूणोद नैणसी नैणसी और जेम्स टोड। एक प्रसिद्ध इतिहासकार विद हुए हमारे जेम्स टोड। इन दोनों के अनुसार मेवाड़ के अंदर कितनी शाखाएं थी गुहिल वंश की? तो 24 शाखाएं थी, और उनमें सबसे फेमस जो शासक थे वो इसी क्षेत्र के थे। अगर आप मैप के अंदर देखना चाहो तो मेवाड़ का क्षेत्र कौन सा है?
ये इसके अंदर मैप के अंदर दर्शाया गया है कि मेवाड़ के अंदर मेवाड़ का कौन कौन से क्षेत्र है या कौन कौन से जिले इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये उदयपुर है, इसके अंदर राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है और भीलवाड़ा इसके अंदर सम्मिलित है। आगे देखते हैं, आगे है उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। गुहिल वंश की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग इतिहासकारों ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, उनकी उत्पत्ति किससे मानी है, किसी ने ब्राह्मण से मानी है, किसी ने सूर्य वंश से मानी है और किसी ने विदेशी भी बताया है। उसके आधार पर देखते हैं। सबसे पहले आता है इनमें नाम अबुल फजल का। अबुल फजल ये मानते हैं कि मेवाड़ के जो गुहिल वंश है उनकी उत्पत्ति हुई है बादशाह नौशेरवा के वंशज से। किससे हुई है? बादशाह नौशेरवा के वंशज से। और बादशाह नौशेरवा कहाँ के शासक थे? तो ये ईरान के शासक थे। कहाँ के शासक थे? ईरान। ईरान के शासक ये माने जाते थे। और उसके बाद में अगला देखें तो अगले थे जेम्स टोड और कविराजा श्यामल दास। श्यामल दास की एक प्रसिद्ध पुस्तक है वीर विनोद। इस वीर विनोद के अनुसार और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये मेवाड़ के गोइलों को वल्लभी के शासक का वंशज मानते हैं। वल्लभी के शासक कौन से शासक का वंशज मानते हैं? शिलादित्य। किसका शासक, किसके वंशज मानते हैं? शिलादित्य। शिलादित्य के वंशज माना जाता है इनको। अगले अपने आते हैं डी.आर. भंडारकर। कौन आते हैं? डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर का मानना है कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो ब्राह्मण वंशज से हुई है। ये किसके द्वारा माना जाता है? डी.आर. भंडारकर के द्वारा। इसके अलावा कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर भी इन्हें ब्राह्मण ही माना गया है। क्या माना गया? ब्राह्मण। किसके द्वारा? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में भी इन्हें ब्राह्मण माना गया है। अगले आते हैं अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा। जी.एच. ओझा भी कहते हैं इन्हें। गौरीशंकर हीराचंद ओझा इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। क्या मानते हैं? सूर्यवंशी राजा मानते हैं इनको। इसके अलावा अब गुहिल ने जो मेवाड़ वंश की स्थापना है वो कब की थी? तो गुहिल ने मेवाड़ वंश की स्थापना के संबंध में भी सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा ही ये बताया जाता है कि गुहिल ने 566 ईस्वी के अंदर मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना करी थी। कब करी थी? 566 ईस्वी के अंदर। किसके द्वारा की गई थी? गुहिल के द्वारा। यह भी किसके द्वारा बताया जाता है? यह भी गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा बताया जाता है। ये यहाँ पे गुहिल की इमेज लगी है, गुहिल या गुहिलादित्य, ये आप देख सकते हैं यहाँ इमेज के अंदर। जो मेवाड़ के सबसे पहले प्रतापी शासक हुए थे और इनके बाद में कई अलग अलग शासक हुए, लेकिन उनमें सबसे बड़ा नाम जो देखा जाता है इनके बाद में वो बापा रावल का देखा जाता है। और उसके बाद में मेवाड़ के अलग अलग शासक हुए, महाराणा प्रताप, सांगा, कुंभा, उनको अपन धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। आगे इस क्षेत्र ये जो अपने अभी तक जो पढ़ा है उसके अंदर से अगर अपन क्वेश्चन देखना चाहे कि किस आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कई बार क्वेश्चन अपने को सीधे नहीं पूछे जाते हैं, तो अपने को ऐसा लगता है कि ये हमें पढ़ा ही नहीं गया, लेकिन उसमें अभी क्वेश्चन ट्रिक से पूछा जाएगा, लेकिन आपको जो पढ़ाया है उसके अंदर से ही मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये अपने स्कूल व्याख्याता 2014 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किन विद्वानों, किन गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? कौन ये कहता है कि जो गुहिलों की उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मणों से नहीं हुई है? ये बात कौन नहीं मानता है? तो यहाँ पे जी.एच. ओझा, दशरथ शर्मा, जी.एन. शर्मा और जे.एन. आसोपा। तो अब आप देखोगे कि आपको लगेगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो इसमें मेन चीज क्या है कि आपने दशरथ शर्मा के बारे में अभी तक पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। आपने जी.एन. शर्मा के बारे में पढ़ा है? तो आपने नहीं पढ़ा है। आपने जे.एन. आसोपा के बारे में पढ़ा है? तो आपने नहीं पढ़ा है। तो लास्ट में कौन से बचे? लास्ट में बचे जी.एच. ओझा, जिन्होंने ये बताया भी था कि गुहिलों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो गुहिलों की उत्पत्ति सूर्यवंश से हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जी.एच. ओझा ही होगा। ये इस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके। इसके अलावा अब हम अगला जो चैप्टर में जब हम आगे चलेंगे तो हम बापा रावल से आगे मेवाड़ के वंश का अगला इतिहास हम पढ़ेंगे। इसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और वो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इसके अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। थैंक यू सो मच।